हस्बैंड एंड वाइफ का अगर कोर्ट में मैट्रिमोनियल्स का मैटर्स चालू है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही बेनिफिट होगा, जिसमें ये बताया गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का कॉल रिकॉर्ड या व्हाट्सएप पे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जो भी वो कम्युनिकेशन करते हैं उसे एज ए एविडेंस के तौर में कोर्ट में लगाया जा सकता है। बट इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये कहना था कि इसमें राइट टू प्राइवेसी, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है। तो इसको सबको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को टर्न ओवर करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे एविडेंस में 122 में जो एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो उस कंडीशन में हस्बैंड एंड वाइफ का कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करना ये एडमिसेबल रहेगा, जिसमें दोनों केस के रिगार्डिंग उनका अगर कोर्ट में मेंटेनेंस या डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो दोनों एक दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये उनका राइट्स है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल्स के केसेस चालू हैं और अभी कोर्ट में डिसाइड होने वाला है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। तो कोर्ट में ये पूछा जाएगा कि आपकी कितनी इनकम है, आप कोर्ट में शो कीजिए एक इनकम एफिडेविट और उस बेस पे आप अपनी वाइफ को कितना मेंटेनेंस दोगे। तो हस्बैंड का कहना होता है कि हमारा 50,000 है या 60,000 रुपया महीने का मैं कमाता हूँ जज साहब। तो उस कंडीशन में वाइफ ये बोलती है कि नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी महीने की इनकम 1,00,000 से 2,00,000 रुपए के बीच में है, मुझे पता है। तो क्या उस कंडीशन में कोर्ट क्या कर सकती है, या अगर वाइफ के साइड से एडवोकेट हो तो उस एडवोकेट को क्या करना सही होगा। देखिए, जो भी हस्बैंड की इनकम है वो जो बता रहा है वो एक इनकम एफिडेविट के साथ में कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया डॉक्यूमेंट, बट उसके बाद भी आप उसका जहां जहां भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट के एम्प्लॉयज को सम्मन्स भेज के हम कोर्ट में बुला के उनसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी पता कर सकते हैं कि जो ये बोल रहे हैं कि हमारी इनकम इतनी है तो क्या ये इनकम सही है कि गलत है, क्योंकि सारा तो पैसा कैश में आता नहीं होगा। जो भी अमाउंट उनका बैंक में ट्रांजैक्शन होता होगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम बैंक के एम्प्लॉय से हम पूछ सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो केस चल रहे हैं तो क्या उस कंडीशन में बैंक के एम्प्लॉय को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। अभी रिसेंटली में दिल्ली हाई कोर्ट में निधि कुमार वर्सेस अंकित जैन के केस में कोर्ट द्वारा सम्मन्स भेजा गया था बैंक में और बैंक के एम्प्लॉय को कोर्ट में बुलाया गया था। तो इस कंडीशन में बैंक के एम्प्लॉय को भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इस पे आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। कोर्ट में अक्सर एक सवाल सुनने में आता है कि कोई लड़का है जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए गए हैं। होता यूं है कि लड़का और लड़की एक साथ में रहते हैं और फिर लड़का उससे प्रॉमिस करता है कि हम आगे चल के शादी करेंगे और उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। और फिर होता यूं है कि कुछ प्रॉब्लम या फिर लड़का नहीं चाहता या फिर लड़की की फैमिली नहीं चाहती और उस कंडीशन में लड़का शादी करने से मना कर देता है। फिर लड़की जाके पुलिस स्टेशन में उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करती है और साथ ही साथ उसके ऊपर रेप जैसे
चार्जेस भी लगा देती है। तो उस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया और ये बोला कि जैसे जब वो एक दूसरे के साथ में थे उस टाइम पे कंसीडर किया जाए कि क्या उसका शुरू से इंटेंशन था इसको धोखा देने का, और अगर नहीं था तो उसमें क्या बेसिक जो इनके बीच में इतनी खामियां हुई। और साथ ही साथ जो हमारा 1 जुलाई सन 2024 से नया लॉ पास हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें है सेक्शन 69, जिसमें क्लियर डिफाइन किया गया है अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को झूठे वादे शादी के रिगार्डिंग करता है और उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करता है, तो उस कंडीशन में कल को अगर वो अपनी बात से पीछे हटता है तो आप उसके ऊपर रेप जैसे चार्जेस नहीं लगा सकते हो। हाँ, उसमें उसे 10 साल तक की सजा है, बट रेप जैसे चार्जेस इस केस में भी नहीं लगेगा, जो अभी हमारा नया केस आया है बीएनएस में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। बहुत से क्लाइंट का ऐसा होता है कि उनको शादी करनी है और घर वालों को भी पता न चले, तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि कोई भी एडवोकेट के पास जाते हैं, उनको ये बोलते हैं सर ऐसा कोई पेपर बना दो जिसपे हम नोटरी करके हम एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं और हमें कोर्ट भी नहीं जाना है, और साथ ही साथ कल को वो शादी नहीं चलती तो उनका ऐसा बोलना होता है सर ऐसा कोई पेपर बना दो जिसपे हम नोटरी कर लेते हैं और हमें कोर्ट ना जाना हो और हम एक दूसरे से अलग हो जाए। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देंगे जो नोटरी एक्ट है ये 1952 में का एक्ट है, और अगर आपको शादी करनी है आप चाहे भाग के करो या फिर घर वालों को पता चले या ना चले, लेकिन उस कंडीशन में आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करना ही मैंडेटरी होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई वकील या कोई आपको एजेंट या फिर कोई ऐसा पर्सन बोलता है कि मैं आपको स्टैम्प पेपर पे ऐसे बना के देता हूं तो आपकी शादी मानी जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ में नहीं लिखा है। आपको अपनी मैरिज रजिस्टर करना उस कंडीशन में मैंडेटरी होता है। और साथ ही साथ कल को अगर आपकी शादी नहीं चलती है और कोई आपको वकील या कोई एजेंट या कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा बोलता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट को नोटरी करके आप इस पे साइन कर देंगे, एक दूसरे के साथ में अलग हो जाएंगे और आपको कोर्ट नहीं आना होगा और आपका डाइवोर्स भी हो जाएगा, तो ये भी सरासर गलत है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें आप उनसे बिना कोर्ट में आए फैमिली कोर्ट में और केस फाइल किए आप उस केस से या उस डाइवोर्स से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ऐसे लीगल अवेयरनेस के लिए आप जागरूक रहिए, और साथ ही साथ अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ होता है तो उस कंडीशन में आप पहले तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाइए अगर आप शादी करते हो, और अगर आपका डाइवोर्स होता है तो आपको फैमिली कोर्ट में जाके म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल करना ही होगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आज डाइवोर्स के मैटर्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें ज्यादातर फैमिली कोर्ट में मैंने देखा है 10 केसेस में कम से कम 8 केसेस में एक चीज काफी कॉमन निकली, जिसमें चाहे हस्बैंड के साइड से या वाइफ के साइड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वाइफ का कहना है कि मेरे हस्बैंड का बाहर किसी और के साथ में भी चक्कर चल रहा है, वो मुझसे छुपाते हैं, मुझे मालूम पड़ा तो मैं उनको डाइवोर्स देना चाहती हूँ। और यही चीज हस्बैंड के साइड से भी होता है कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ में अफेयर है। तो ज्यादातर जो डाइवोर्स का ग्राउंड देखने में मिलता है ये आज के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये एक कॉमन हो चुका है। उसके बाद फिर ज्वाइंट फैमिली में मुझे नहीं रहना है, एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर काफी कुछ क्लासेस होते हैं जिसमें वाइफ जाके हस्बैंड के फैमिली
और हस्बैंड के ऊपर डिफॉर्मेशन, दहेज का केस, वो सब एक सेकेंडरी है। बट जो प्राइमरी हमें कोर्ट में देखने को मिल रहा है, तो ज्यादातर केसेस में ये एक्स्ट्रा मैटर अफेयर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पे आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में 498A या डाउरी के लिए या फिजिकल हरेसमेंट या मेंटली हरेसमेंट का जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करती है, और साथ ही साथ उसमें हस्बैंड के साथ में उनके फैमिली और रिलेटिव का भी नाम इन्वॉल्व करती है। तो उस कंडीशन में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक तेलंगाना हाई कोर्ट से एक मैटर आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है, अगर कोई भी महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में ऐसा कोई कंप्लेंट करती है, तो सबसे पहले उस महिला से ये पूछा जाए कि आपके पास क्या सबूत है कि इसमें उनके रिलेटिव भी शामिल थे इस साजिश में। और अगर उस महिला के पास उसके लिए कोई सबूत नहीं है, तो सबसे पहले उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनका नाम उस केस से डिस्चार्ज किया जाए। और ये डायरेक्शन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी हाई कोर्ट में कि अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका नाम केस से डिस्चार्ज किया जाए। और बाद में अगर ये साबित होता है कि महिला ने जानबूझकर हस्बैंड के इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए सोसाइटी में ऐसा उसने झूठा एलिगेशन लगाया है, तो उस कंडीशन में हस्बैंड भी वाइफ के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकता है। जी हाँ, बीएनएस की सेक्शन है 248, जिसमें हस्बैंड को राइट्स है अपनी वाइफ के अगेंस्ट में कंप्लेन करने को, और साथ ही साथ इसमें वो वाइफ या वाइफ के फैमिली से 2 लाख रुपए तक का फाइन और उन्हें जेल तक भी पहुंचा सकते हैं। तो कभी भी अगर झूठा कंप्लेन आप करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड है तो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो कोर्ट में ये साबित कर देता है कि आपने उसके अगेंस्ट में आपने गलत केस फाइल किया है, तो उस कंडीशन में आपको फाइन और जेल दोनों जाना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। हस्बैंड एंड वाइफ का कोर्ट में डाइवोर्स का मैटर चालू है, तो किस कंडीशन में हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस या एलिमनी अमाउंट देने से बच सकता है? कुछ पॉइंट अगर आपके केसेस में है, तो उस कंडीशन में हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। जैसे पहला, म्यूचुअल डाइवोर्स। आपसी सहमति से हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, और इसकी पैरवी सबसे पहले वाइफ ने किया है कोर्ट में डाइवोर्स के लिए, तो उस कंडीशन में भी हस्बैंड मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकता है। दूसरा, वाइफ किसी और को पसंद करती है और उसके साथ में उसका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर भी चालू है, तो उस कंडीशन में अगर तुम डाइवोर्स के लिए जाते हो, तो उस ग्राउंड पे भी तुम मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकते हो। तीसरा पॉइंट, वाइफ काफी हाईली क्वालिफाइड है और उसकी अर्निंग आपके अर्निंग से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आप मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकते हो। या फिर आप कोर्ट में ऐसा बताओ कि आपकी जो भी कुछ इनकम आती है, उस इनकम में मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ छोटे भाई का एजुकेशन और बहन की शादी और माँ बाप की दवा भी करानी होती है, मेरे ऊपर इतनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस कंडीशन में भी अगर वाइफ आपसे अच्छी स्टेब्लिश्ड है और उसका फैमिली आपसे काफी स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन में भी आप मेंटेनेंस एलिमनी देने से बच सकते हो। और वाइफ आपको बिना बताए अपना घर
छोड़ के चली जाती है और उस कंडीशन में आपने उससे 2 से 3 बार उसके घर पे भी गए, उसके माँ बाप से भी बात की है और उसके माँ बाप का कोई जवाब नहीं, उसकी वाइफ, आपकी वाइफ का भी कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में कल को आप कोर्ट जाते हो तो उस कंडीशन में भी आप कोर्ट को ये बता सकते हो कि मैंने अपने साइड से नहीं ऐसा कुछ किया था, इन्हें खुद जाना था। तो उस कंडीशन में भी आप कोर्ट से मेंटेनेंस एलिमनी अमाउंट देने से बच सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है, अगर आपके केस में होगा तो उस कंडीशन में आप कोर्ट में एलिमनी मेंटेनेंस अमाउंट देने से बच सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। डाइवोर्स के दौरान ज्यादातर लेडीज के साइड से कंफ्यूजन ये होता है कि एलिमनी का अमाउंट हम कितना मांगे, और वो कुछ भी अमाउंट कोर्ट में बोल देते हैं कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। इसी के रिगार्डिंग एक मैटर आया हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट से, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ का डाइवोर्स का मैटर चालू था और बात जब एलिमनी पे आई तो वाइफ ने डायरेक्ट 50 लाख रुपए का डिमांड किया कोर्ट में कि मुझे इतना पैसा चाहिए। उस कंडीशन में हस्बैंड बौखला गया और उसने 6 लाख रुपए में प्रोफेशनल किलर हायर किए और जिससे अपनी बीवी का उसने कत्ल करवा दिया। और जैसे ही बीवी का खून होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है तो हस्बैंड डायरेक्ट जाके पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देता है और ये बोलता है कि ये जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे का रीजन मैं था, मैंने ही 6 लाख रुपए देके ऐसे करवाया। मेरी बीबी ने मेरे पे 50 लाख रुपए तक का एलिमनी अमाउंट मांगा जिसे मैं ना समझ पाया और मुझे ये रास्ता आसान दिखा। तो इस कंडीशन में मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने हस्बैंड के साथ में काफी टाइम तक रहे हो और आपको आपके हस्बैंड की कैपेसिटी अमाउंट पता है, तो उसी हिसाब से आप कल को अगर आपका डाइवोर्स होता है तो आप उसी हिसाब से आप कोर्ट में एलिमनी का डिमांड कीजिए। नहीं तो आपके हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है और आप कुछ भी अमाउंट बोलते हो तो कल को ये चीज आपके साथ में भी हो सकता है, जिसमें अभी वो लड़के को जेल हो गया और लड़की जान से गई। आप ये वीडियो उनको शेयर करो जिनका ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में मैटर चालू है, और खास करके आप एलिमनी का डिमांड उतना ही करो जितना आपके हस्बैंड की कैपेसिटी है और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। अभी दिल्ली में एक डाइवोर्स रिलेटेड मैटर आया हुआ है, जो शादी मात्र 18 महीने चली और उसके बाद मैटर डाइवोर्स के लिए वाइफ का डिमांड है 12 करोड़ रुपया एलिमनी के तौर पे, प्लस एक फ्लैट, वो भी मुंबई के पॉश एरिया साउथ मुंबई में, और एक मर्सिडीज गाड़ी। इतना उसको एलिमनी चाहिए। ये सबको देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने बोला कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो और आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हो, तो आपके लिए इतना सब कुछ एलिमनी ये सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि एलिमनी मेंटेनेंस उस लेडीज के लिए है जो अपना जीवन बसर नहीं कर सकते या कम पढ़े लिखे होते हैं या वो पैसे कमा नहीं सकते। अगर आप अपने पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर सकते हो, तो आपके लिए ये एलिमनी मेंटेनेंस ऐसा नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। बहुत से केसेस में कभी हस्बैंड के साइड से या कभी वाइफ के साइड से, कभी हस्बैंड का ऐसा बोलना होता है, सर मेरी शादी गलत लड़की से हो गई है और अभी हम शादी में नहीं रहना चाहते हैं, मैं इसको डाइवोर्स देना चाहता हूँ, ये मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। और सेम ऐसे वाइफ के साइड से वाइफ को का कहना होता है कि सर हमारी शादी गलत लड़के से हो गई है, मैं इसको डाइवोर्स देना चाहती हूँ लेकिन ये मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहता है। तो क्या उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो आपको
जानकारी के लिए बता दें कि हम कोर्ट में एक तरफा भी डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें इतना कोई सोचने की बात नहीं है। आप चाहो तो कोर्ट में जाकर एक तरफा भी डाइवोर्स ले सकते हो, फिर चाहे वो हस्बैंड के साइड से हो या वाइफ के साइड से हो। आप जाके कोर्ट में अपनी पूरी बात बताइए और उस कंडीशन में कोर्ट अपने डिसाइड करेगा और आपको एक तरफा डाइवोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।